ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में जो यूज़ करते हैं मेडिसिन, उसमें बाल गिरते ही हैं मोस्टली, जो भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। बाल गिरने से रोकने के लिए बहुत सारी आजकल टेक्निक्स हैं, जिसमें एक जो आइस कैप टेक्निक भी है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो स्कैल्प कूलिंग टेक्निक है उसके लिए एक स्पेशल मशीन आती है। वो मशीन जो है आपके स्कैल्प को कीमोथेरेपी के दौरान ठंडा रखती है। उस ठंडे होने की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और हेयर फॉलिकल्स तक कीमोथेरेपी का पहुंचना कम हो जाता है, जिससे कि बाल गिरने की दर कम हो जाती है। बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं हो सकती, बट काफ़ी हद तक वो कम हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष हूँ, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुहेल, जो हमारे फेलो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हम लोग आज इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में एक कड़ी लेकर आए हैं, जिसका आज मतलब है कि हम कीमोथेरेपी और उससे जुड़े हुए डर के बारे में आपको जानकारी देंगे। कीमोथेरेपी से जुड़ी हुई, इम्यूनोथेरेपी से जुड़ी हुई और टारगेटेड थेरेपी से जुड़ी हुई सारी बातों को आज हम यहाँ पर रखेंगे और आप लोगों के जो डर हैं उनका समाधान करेंगे। तो डॉक्टर सुहेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर सुहेल, मरीजों के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कीमोथेरेपी है क्या, ये कहाँ से आई, किस तरह से कीमोथेरेपी का जन्म हुआ? सर, कीमोथेरेपी बेसिकली साइटोटॉक्सिक थेरेपी है। साइटोटॉक्सिक थेरेपी जो कि कैंसर सेल्स को किल करने के लिए इसका यूज़ किया गया। स्टार्टिंग हुई 1940 में और तब से इसमें दिन प्रतिदिन चेंजेस हो रहे हैं। इसको बेटर करने के लिए, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए, एफिकेसी को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी हमारी लैब्स हैं, जो भी हमारी कीमोथेरेपी को जो कंपनीज़ हैं जो कीमोथेरेपी मैन्युफैक्चर करती हैं, वो ऐसी चीज़ें कर रही हैं निरंतर, जिससे कीमोथेरेपी के इफ़ेक्ट्स बढ़ जाएं और साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएं। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ अब हो रहा है रिसेंटली। तो कीमोथेरेपी को हम लोग जहर कहते हैं। आम लोगों के मन में ये धारणा है कि कीमोथेरेपी जहर। कीमोथेरेपी बिल्कुल जहर है, लेकिन इस जहर को टेम कर लिया गया। पहले जो सबसे पहले कीमोथेरेपी हम बात करते हैं, जैसे पैक्लीटेक्सेल है, तो डॉक्टर सुहेल, वो पैक्लीटेक्सेल कहाँ से आया था? पैक्लीटेक्सेल पेड़ की छाल से निकला था। जी सर। तो वो यू ट्री जो है उसकी छाल से हम लोगों ने वो पैक्लीटेक्सेल निकाला। तो पहले क्रूड फॉर्म में हम लोग दिया करते थे उसको, और वो क्रूड फॉर्म की डोज टाइट्रेशन, डोज कितना देना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे मैनेज करना है, ये सब हमको बहुत सालों तक नहीं पता था। अभी हम उसको सिंथेटिकली बनाने लगे। इसी तरह से विनक्रिस्टीन था। विनक्रिस्टीन जो है वो भी फूल से निकला, फूल की पत्तियों के रस से विनक्रिस्टीन निकला है। अब हम उसको सिंथेटिकली बनाने लगे हैं। तो जैसे आपने बताया कि हम उसको रिफ़ाइन करते जा रहे हैं, उसकी डोज को बहुत रिफ़ाइन करते जा रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम बहुत भली भांति जानने पहचानने लगे हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने लगे। तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं डॉक्टर सुहेल, जो आप समझते हैं कि मरीज़ को उनसे सबसे ज़्यादा डर लगता है? सर, सबसे ज़्यादा जो डर मरीज़ को लगता है, वो जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है नोज़िया और वॉमिटिंग, जो कि अब काफ़ी हद तक क्योंकि बहुत अच्छी मेडिसिन्स आ गई हैं नोज़िया वॉमिटिंग के लिए, जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, रिसेंट जो एडवांसेस आए हैं इसमें, तो उसमें बहुत ही कम नोज़िया वॉमिटिंग अब होता है पेशेंट्स को। और जो फीमेल पेशेंट्स हैं मेनली, उनके लिए जो हेयर लॉस होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उनकी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, और वो बहुत ही कंसर्न रहती हैं फीमेल्स हेयर लॉस को लेकर के। तो मेनली नोज़िया वॉमिटिंग, हेयर लॉस है, और कॉन्स्टिपेशन भी होता है कुछ पेशेंट्स में। किन मेडिसिन से डायरिया भी होता है। तो ये मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी मेडिसिन के हैं। साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल हम लोग मेरे ख्याल से सारी मेडिसिन की अब जान गए हैं कि कौन सी मेडिसिन से कौन सा साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जी। उसके लिए हम स्पेसिफिक दवाई दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 25-30 सालों में जितनी साइड इफ़ेक्ट्स रोकने की मेडिकेशंस अब आई हैं, हमारे पास जितना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है कि इन सब साइड इफ़ेक्ट्स को हम लोग आराम से रोकें, उतना पहले 20 साल पहले नहीं था। और अभी जो उल्टी रोकने की दवाइयाँ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि हार्डली पेशेंट को शायद मिचली भी नहीं होती। अब नहीं होती रिसेंटली सर। और आपने ये भी देखा होगा, नोटिस किया होगा डॉक्टर सुहेल, कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी EC, इसको सबसे ज़्यादा हेमेटोजेनिक यानी कि सबसे ज़्यादा उल्टी करने वाला माना जाता था।
और अभी मेरे ख्याल से शायद ही किसी को एसी लग रही हो और उसने कभी उल्टी की हो, मुझे तो याद नहीं पड़ता। आपका क्या एक्सपीरियंस करता है? सर सही, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने कि अब जो भी मोस्ट इमेटोजेनिक जो हम यूज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में एसी कीमोथेरेपी, चूँकि दवाएं इतनी अच्छी आ गई हैं वॉमिटिंग और नौजिया की कि वो हार्डली किसी पेशेंट में मिलती हैं नौजिया और वॉमिटिंग। तो मोस्टली पेशेंट्स नौजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने बताई, जैसे बाल गिरने का डर सब में होता है, तो क्या सारी कीमोथेरेपी से बाल गिरते हैं? और अगर गिरते हैं तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर सारी कीमोथेरेपीज से तो नहीं, मोस्टली जो कीमोथेरेपीज होती हैं उनसे बाल गिरते हैं। जैसे जो हम फीमेल्स में यूज़ करते हैं एड्रियामाइसिन है, उससे बाल गिरते हैं। पैक्लीटैक्सिल जो हम यूज़ करते हैं, डोज़ोटैक्सिल जो यूज़ करते हैं उससे बाल गिरते हैं। कुछ कीमोथेरेपीज़ में बाल नहीं भी गिरते हैं। बट जो हम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में जो यूज़ करते हैं मेडिसिन, उसमें बाल गिरते ही हैं मोस्टली, जो भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। बाल गिरने से रोकने के लिए बहुत सारी आजकल टेक्निक्स हैं, जिसमें एक जो आइस कैप टेक्निक भी है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारे फैसिलिटी में वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से हम काफ़ी हद तक उसको कम कर सकते हैं हेयर फॉल को। जो स्कैल्प कूलिंग टेक्निक है उसके लिए एक स्पेशल मशीन आती है। वो मशीन जो है आपके स्कैल्प को कीमोथेरेपी के दौरान ठंडा रखती है। उस ठंडे होने की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और हेयर फॉलिकल्स तक कीमोथेरेपी का पहुंचना कम हो जाता है, जिससे कि बाल गिरने की दर कम हो जाती है। बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं हो सकती, बट काफ़ी हद तक वो कम हो सकती है। तो जहाँ जहाँ जिन सेंटर्स पे स्कैल्प कूलिंग मौजूद है वो लोग ये करते हैं। आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछना चाहिए कि यहाँ पर स्कैल्प कूलिंग आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। तो डॉक्टर सोहेल, और क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनसे मरीज़ को डरना चाहिए और जिनके लिए हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो तुरंत आएँ, बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट्स सीरियस होते हैं। तो ऐसे कौन से सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम लोग मरीज़ को बताएं ज़रूर, और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, इसके बारे में प्रकाश डालिए। सर मेनली जो कीमोथेरेपीज़ होती हैं वो माइलोसप्रेसिव होती हैं मोस्टली कीमोथेरेपीज़, जिसकी वजह से ब्लड काउंट्स का कम होना, प्लेटलेट्स का कम होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, ये मोस्टली देखा जाता है। तो अगर पेशेंट कीमोथेरेपी के बाद कंप्लेंट करता है फीवर की या ब्लड इन स्टूल्स या ब्लड वॉमिटिंग की, तो ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब पेशेंट को थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए और हेल्थ केयर फैसिलिटी में जहाँ पे उनकी कीमोथेरेपीज़ हो रही हैं, जो भी उनके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। तो अगर टीएलसी कम हो रहा है और बुखार आ रहा है तो वो जानलेवा हो सकता है। तो मरीज़ों को ये चाहिए कि बिल्कुल देर ना करें, और उसमें कुछ घंटों की देर भी जानलेवा होती है। इसको रोकने के लिए हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं जो पहले नहीं थी, और पहले काफ़ी मरीज़ों को इसी वजह से जान से हाथ धोना पड़ता था और कीमोथेरेपी एक बैड बॉय की तरह स्थापित हो चुकी थी या विलन की तरह स्थापित हो चुकी थी। तो अब हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो आपके टीएलसी को गिरने नहीं देते। तो हम ये चूज़ करते हैं कि कौन से मरीज़ को इन ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि बूढ़े लोग हैं जिनको साथ में लगी हुई बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या फिर जिनको हमको पता है कि इस तरह की कीमोथेरेपी है कि इससे ब्लड काउंट्स जल्दी गिरेंगे। अभी हमको ये भी पता है डॉक्टर सोहेल, हम लोग तो ये भी ध्यान रखते हैं कि कौन से दिन से ये टीएलसी गिरना चालू होगी और कितने दिन तक वो रिकवर हो जाएगी। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से पेशेंट को फॉलोअप का शेड्यूल और उसकी दवाइयाँ उसी हिसाब से हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये बहुत पिछले 25-30 सालों में जो प्रगति हुई है उसका एक बानगी है। प्लेटलेट्स के लिए भी शायद दवाइयाँ हम लोग ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन दे सकते हैं। तो कीमोथेरेपी के रेजिमेंट्स में और कीमोथेरेपी के जो दवाइयाँ हैं उनमें क्या चेंज आया, या रेजिमेंट हमने किस तरह से मॉडिफाई की पिछले कुछ सालों में, उसके बारे में भी आप मरीजों को कुछ बताइए। कीमोथेरेपीज़ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, जिसमें कि कीमोथेरेपी की ड्रग डिलीवरी जो होती है उसमें हमने टेक्निकलिटीज़, मतलब उसमें टेक्निकल चेंजेस करके उसको लाइपोसोमल फॉर्म में करके
हमने जो ड्रग डिलीवरी टिश्यू पे नॉर्मल टिश्यूज़ पे कम किया है और टारगेटेड टिश्यू पे जो कैंसर सेल्स हैं वहाँ पे बढ़ जाती है ड्रग डिलीवरी। और कुछ कीमोथेरेपीज़ को हम एंटीबॉडीज़ के साथ कंजुगेट करके कीमोथेरेपीज़ को हम साइड इफ़ेक्ट्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एंटीबॉडीज़ कैंसर सेल्स पे जो भी टारगेट्स होते हैं वहाँ पे जाके उसको चिपकती है, वहाँ पे जाके जुड़ जाती है और जो कीमोथेरेपी मॉइटी है वो रिलीज़ कर देती है कैंसर सेल्स में। तो एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट जो है वो भी एक रीसेंट एडवांस है कीमोथेरेपी में और टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। और हम कीमोथेरेपी को इम्यूनोथेरेपी के साथ देकर भी हम बेटर कर सकते हैं साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल। और कीमोथेरेपी ट्यूमर के माइक्रो एनवायरनमेंट को चेंज करता है और इम्यूनोथेरेपी अच्छा काम करता है वहाँ पे। और हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी जो हम यूज़ करते हैं ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स में, तो वो भी एक रिसेंट एडवांस है। आफ्टर द सर्जरी हीटेड कीमोथेरेपी हम पेरिटोनियल कैविटी में इंस्टिल करते हैं और कुछ देर तक रखते हैं उसको, जिससे कि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम होती है उसकी और लोकल इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो और कुछ थेरेपीज़ और जैसे पाइपैक होता है, हाईपैक होता है, पाइपैक होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। वेपोराइज फॉर्म में हम कीमोथेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। तो अब पहले हमारे पास सिर्फ कीमोथेरेपी थी, उस कीमोथेरेपी को हम एक बॉम्ब की तरह मारते थे ट्यूमर के ऊपर और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता था, तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते थे। अभी हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स हैं जो टारगेट पर जाकर फटेंगी और सिर्फ उसी को मारेंगी, तो नॉर्मल सेल्स का डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है। तो ये हमारी पावर है नई टेक्नोलॉजी की। टारगेटेड थेरेपी सिंपल गाइडेड मिसाइल है कि हमने उसके ऊपर, उसकी नोक पर एक ट्रांसड्यूसर लगा दिया जो देख रहा है कि हमको कहाँ पर जाना है। तो एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट की जो आपने बात की वो इसी तरह से है कि एंटीबॉडी तो अपना टारगेट ढूंढ रही है और कीमोथेरेपी को वहाँ पर डिलीवर कर दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है जो अभी हाल के सालों में हमको मिली और जिसने साइड इफ़ेक्ट्स को काफ़ी कम कर दिया। हालांकि अभी कॉस्ट के ऊपर काम चल रहा है कि कॉस्ट कम हो जाए और कुछ ही कैंसर्स में हमको सफलता मिली है उसको एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट को यूज़ करने के लिए। लेकिन आशा है कि अब और फ्यूचर में हमारे पास जब ज़्यादा ड्रग्स आएंगी, ज़्यादा रिसर्चेज होंगी, तो वो हम और भी कैंसर्स में उसको काम करें। टारगेटेड थेरेपी में कौन कौन से कैंसर्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? सर टारगेटेड थेरेपीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ कर रहे हैं, हम लंग कैंसर में टारगेटेड थेरेपीज़ यूज़ कर रहे हैं, इवन हेड एंड नेक कैंसर्स में हम टारगेटेड थेरेपीज़ यूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी मैलिग्नेंसी, ईच एंड एवरी साइड वी आर यूजिंग टारगेटेड थेरेपीज़ नाउअडेज। और इम्यूनोथेरेपी के बारे में आपका क्या कहना है? इम्यूनोथेरेपी किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी देना है, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें सिर्फ इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कंबाइन कर सकते हैं हम एक शॉर्ट में? कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बाइन हम तब करते हैं जबकि डिजीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिससे जो कीमोथेरेपी होती है डिजीज़ बल्क को कम करता है, ट्यूमर के माइक्रो एनवायरनमेंट को चेंज करता है और इम्यूनोथेरेपी बेटर तरीके से काम कर सकता है। केवल इम्यूनोथेरेपी हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे डिजीज़ बल्क कम होता है या पेशेंट बहुत फ्रेजाइल है, वो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को टॉलरेट नहीं कर सकता, वहाँ हम केवल इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी यूज़ करने के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कैंसर है उसमें हमारे पास लंग कैंसर है, हमारे पास ये समझिए कि स्टमक कैंसर है, इसोफेगस कैंसर है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, मेलेनोमा है। ये सब कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें इम्यूनोथेरेपी का प्रूवन रोल है बहुत अच्छा। सब लोगों में या सारे तरह के कैंसर्स में हम लोग इम्यूनोथेरेपी नहीं यूज़ करते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी अभी महंगी है, लेकिन जैसे जैसे इम्यूनोथेरेपी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अलग अलग कंपनीज जेनरिक्स लेकर आ रही हैं, तो इम्यूनोथेरेपी भी विद इन रीच अब आ पा रही। तो डॉक्टर सुहेल, आज के पॉडकास्ट का अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे मरीजों को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके डर को किस तरह से निकालेंगे? कीमोथेरेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि
जब हमने कीमोथेरेपी देना शुरू किया था, स्टार्टिंग जब हुई थी कीमोथेरेपी की, तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे कीमोथेरेपी के, जिसमें हमने बताया जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट था, हेयर फॉल। तो अब जो मोस्ट ट्रबलसम पेशेंट के लिए था वो कीमोथेरेपी इंड्यूस नोज़िया एंड वॉमिटिंग था। कीमोथेरेपी से अब आज की डेट में इतनी अच्छी एंड नोज़िया और वॉमिटिंग की मेडिसिन आ गई हैं, तो कीमोथेरेपी से अब आजकल नोज़िया वॉमिटिंग एकदम नेग्लिजिबल है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो टॉलरेट करते हैं कीमोथेरेपी को, बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हैं। और जो रिसेंट एडवांसेस हुए हैं कीमोथेरेपी में, वो उनके ड्रग डिलीवरी में जो रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, कीमोथेरेपीज़ को एंटीबॉडीज़ के साथ कॉन्जुगेट करके जो साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा रहा है, कीमोथेरेपी को इम्यूनोथेरेपी के साथ कंबाइंड किया जा रहा है, इस वजह से कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम हुए हैं और एफिकेसी कीमोथेरेपी की बढ़ गई है। तो इसलिए अब कीमोथेरेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो हम मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं रिसेंटली, वो बहुत ही रिफाइंड मॉलिक्यूल्स हैं और टारगेटेड डिलीवरी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो कीमोथेरेपी से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मैसेज ये है कि कीमोथेरेपी अब वो नहीं रही जो 25 साल पहले थी। कीमोथेरेपी बहुत चेंज हो गई है। अब लोग कीमोथेरेपी कराते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। तो आप लोगों को कीमोथेरेपी से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले सोचते थे कि कीमोथेरेपी कराया बदन काला पड़ जाएगा, आराम बिस्तर पे आ जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो अभी लोग आते हैं, सुबह के सेशन में कीमोथेरेपी कराते हैं और अपना काउच पर कीमोथेरेपी करा के अपने ऑफिस जाके अपना काम करते हैं। तो आप कहीं सुनी बातों से मत घबराइए। इस तरह के पॉडकास्ट आपके लिए हम लोग बनाकर ला रहे हैं, जिसमें आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। इन्फॉर्म्ड रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।